उपभोक्ता की बचत से संबंधित पिछले वीडियो में हमने जाना कि उपभोक्ता की बचत किसे कहा जाता है। सामान्य रूप से किसी वस्तु के प्रयोग से वंचित रहने की अपेक्षा जो मूल्य हम किसी वस्तु के लिए देने के लिए तैयार होते हैं और वास्तव में जो मूल्य हम चुकाते हैं उसका अंतर ही उपभोक्ता की बचत कहा जाता है। इसकी व्याख्या जैसा कि हम पहले कह चुके हैं कि ड्यूप्रिट नाम के जो फ्रांसीसी इंजीनियर है उनके द्वारा 1844 में की गई थी और उसके बाद में व्यवस्थित रूप से मार्शल ने इसको क्रमबद्ध रूप से बताया और बाद में हिक्स के द्वारा इसकी पुनर्व्याख्या की गई। तो उपभोक्ता की बचत क्या है? हम किसी वस्तु के प्रयोग से वंचित रहने की अपेक्षा जो मूल्य हम उस वस्तु के लिए दे देते और वास्तव में जो मूल्य देते हैं उसका अंतर ही उपभोक्ता की बचत कहलाता है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार से उपयोगित उपभोक्ता की बचत को मापा जा सकता है। इस संदर्भ में हम मार्शल के दृष्टिकोण को देखेंगे। उससे पहले हम कुछ मान्यताएं देखते हैं जिस मान्यताओं के आधार पर उपभोक्ता की बचत का जो सिद्धांत है वो दिया गया है। सबसे पहले ये जो उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत है वो गणनावाचक विचारधारा पर आधारित है, यानी कार्डिनल अप्रोच पर आधारित है, जिसमें ये माना जाता है कि मुद्रा को जो उपयोगिता को मुद्रा रूपी पैमाने से मापा जा सकता है। जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि जो गणनावाचक विचारधारा है उसमें यह माना जाता है कि जिस प्रकार से दूध को लीटर में नापा जाता है, कपड़े को मीटर में नापा जाता है, चीनी को किलो में नापा जाता है, उसी प्रकार से जो उपयोगिता है उसको भी मुद्रा रूपी पैमाने से मापा जा सकता है। दूसरी बात ये मान रहे हैं कि दूसरा ये मानते हैं, इसकी मान्यता के रूप में हम कह सकते हैं कि एक वस्तु की जो इकाई है, एक वस्तु के उपभोग की इकाई दूसरी वस्तु से स्वतंत्र होती है, यानी जो विभिन्न वस्तुओं का उपभोक्ता उपभोग करता है उनमें एक दूसरे का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी हर वस्तु एक तरह से क्या होती है, स्वतंत्र होती है। तीसरा यह माना गया इसमें कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है। कहने का तात्पर्य है कि उपभोक्ता के पास अगर उपभोक्ता के पास मुद्रा बढ़ती भी चली जाएगी तो उसकी उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता है, वो कम नहीं होगी। सामान्य रूप से वस्तु की सीमांत उपयोगिता तो जैसे जैसे उपभोक्ता के पास वस्तु की इकाइयां बढ़ती है वस्तु की सीमांत उपयोगिता घटती है, पर यह माना गया है इस सिद्धांत में कि मुद्रा की जो सीमांत उपयोगिता है वो कम नहीं होती है। इसके अलावा देखिए, वस्तु जो है जिस वस्तु की बात कर रहे हैं, जिसमें हम उपभोक्ता की बचत का नाप करने का प्रयास कर रहे हैं, यह मान लिया जाता है कि उसकी कोई स्थानापन्न वस्तु मार्केट में अवेलेबल नहीं है और बाजार में उपभोक्ता की आय है, फैशन है, रीति रिवाज है आदि में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। यानी जो सामान्य रूप से मान्यताएं मानी जाती है वही मान्यताएं इसमें हमने मानी है। ये माना है कि उपयोगिता को मुद्रा रूपी पैमाने से मापा जा सकता है, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है, उपभोक्ता की रुचि, आय, फैशन आदि में परिवर्तन नहीं होता है, संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन नहीं होता है, सरकारी नीति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये सारी मान्यताएं जो सामान्य रूप से हम मांग के नियम में मानते हैं, वही सारी मान्यताओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत आधारित है। अब हम देखते हैं कि उपभोक्ता की बचत किस प्रकार से निकाली जाती है। सामान्य रूप से हम देखते हैं कि कोई वस्तु जैसे जैसे कोई वस्तु की मात्रा बढ़ती चली जाती है, हम उसके लिए पहली वस्तु के लिए हम ज्यादा मूल्य देने के लिए तैयार होते हैं, दूसरी वस्तु के लिए हम कम मूल्य देने के लिए तैयार होते हैं, तीसरी वस्तु के लिए और भी कम मूल्य देने के लिए तैयार होते हैं। क्योंकि जैसे जैसे हमारे पास कोई वस्तु बढ़ती है उसकी सीमांत उपयोगिता गिरती है और सीमांत उपयोगिता गिरती है तो हम उस वस्तु के लिए पहले से कम मूल्य देने के लिए तैयार होते हैं। तो हम मान के चलते हैं, मान लीजिए देखिए सेव की इकाई है, एप्पल की बात करें, उपभोक्ता जो मूल्य देने के लिए तैयार है और जो मूल्य देता है, वास्तव में जो मूल्य देता है, हमने तीन चीज लिए और ये उपभोक्ता की बचत। मान लीजिए जो एप्पल की इसकी इकाई 1 2 3 4 5 6 7, उपभोक्ता देखिए पहले एप्पल की एक इकाई के लिए 10 रुपए देने के लिए तैयार है। दूसरे जैसे जैसे उसके पास एप्पल की इकाइयां बढ़ेगी वह अतिरिक्त इकाई के एप्पल के लिए पहले से कम मूल्य देने के लिए तैयार होगा। यानी वह पहले एप्पल के लिए 10 रुपए देने के लिए तैयार है, दूसरी एप्पल इकाई के लिए 9 रुपए देने के लिए तैयार है, एप्पल की तीसरी इकाई के लिए 8 रुपए देने के लिए तैयार है। यानी जैसे जैसे उसके पास एप्पल की इकाइयां बढ़ रही है, एक अतिरिक्त एप्पल से जो उसको सीमांत उपयोगिता मिलती है वो गिरती हुई होती है। इस कारण वह अतिरिक्त इकाई के लिए पहले से कम मूल्य देने के लिए तैयार है। यानी फर्स्ट के लिए 8 दे रहा है, सेकंड के लिए 9 दे रहा है, थर्ड के लिए 8, फोर्थ के लिए 7, फिफ्थ के लिए 6, सिक्स के लिए 5 और 7 के लिए 4। और वास्तव में जो एप्पल है वो 5 रुपए पर पीस है मार्केट में। कितनी है? 5 रुपए पर पीस एप्पल है। तो यहां देखिए कंज्यूमर सरप्लस कितना होगा,
पहले एप्पल के लिए वह उपभोक्ता 10 रुपए देने के लिए तैयार है और 5 रुपए देता है, तो पहले एप्पल पर उसको उपभोक्ता के 5 रुपए की बचत होती है, दूसरे पर 4 रुपए की, तीसरे पर 3 रुपए की, चौथे पर 2 रुपए की, पांचवें पर 1 रुपए की और छठे पर 0 है। ये इस प्रकार से देखिए, एक किसी भी वस्तु के प्रयोग से वंचित रहने की अपेक्षा उपभोक्ता उसका जो मूल्य देने के लिए तैयार है और वास्तव में जो मूल्य देता है उसका अंतर ही उपभोक्ता की बचत होता है। तो आप देखेंगे कि अगर हम देखें, पहली एप्पल के लिए 10 रुपए देने के लिए तैयार है, दूसरे एप्पल के लिए 9 रुपए देने के लिए तैयार है, तीसरे के लिए 8 रुपए देने के लिए तैयार है, चौथे के लिए 7 रुपए देने के लिए तैयार है, पांचवें के लिए 6 रुपए देने के लिए तैयार है, छठी के लिए 5 रुपए देने के लिए तैयार है। कहने का तात्पर्य क्या है कि ये 5 रुपए सब पर है, 6, 7, 8, 9, ये मान लो हम 5 रुपीज मान ली। तो ये देखिए, जो ये जितना उपभोक्ता के द्वारा दिया जाता है उससे ऊपर ये सारी की सारी क्या कहलाएगी, पहले वाले एप्पल पर 5 रुपए की उपभोक्ता की बचत हुई, दूसरे पर 4 की हुई, तीसरे पर 3 की हुई, चौथे पर 2 की हुई, 5। इस प्रकार से जो उपभोक्ता की बचत है वो गिरती हुई होगी, पहले 5, 4, 3, 2, 1 और 0। देखो, इस पे 5 रुपए की उपभोक्ता की बचत हुई, इस पे 4 की, इस पे 3 की, इस पे 2 की, इस पे 1 की, इस पे 0 की। ये ग्राफ और नीचे हम बना सकते हैं, 5 तक आप ले रहे हैं तो ये देखिए 5 तक हो जाएगा, पहली एप्पल, दूसरी एप्पल, तीसरी एप्पल, ये 1, 2, 3, 4, 5 एप्पल आप ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो आपको सही बन जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए, सामान्य रूप से मांग वक्र के नीचे का क्षेत्रफल ही उपभोक्ता की बचत को बताता है। तो किस प्रकार से उपभोक्ता की बचत को नापते हैं? 2 प्रकार की वस्तुएं होती है, एक वस्तु होती है जो विभाज्य वस्तु होती है और दूसरी अविभाज्य वस्तु होती है। तो हम यह देखेंगे कि दोनों ही वस्तुओं में किस प्रकार से उपभोक्ता की बचत को नापते हैं। तो यह कि उपभोक्ता की बचत के नापने का, उपभोक्ता जो मूल्य देने के लिए तैयार है और वास्तव में देता है, तो हमने क्या किया, पहले में 10 में से 5 या 9 - 5 बराबर 4 या 8 - 5 बराबर 3 या 7 - 5 बराबर 2 या 6 - 5 बराबर 1 या 5 - 5 बराबर 0। यानी जो मूल्य देने के लिए तैयार है वास्तव में जो देता है उनका अंतर ही उपभोक्ता की बचत कहलाती है। अब देखिए, उपभोक्ता की बचत का जो ये आपको टेबल आपको बनाया, उससे आपको पता चला होगा कि उपभोक्ता की बचत किस प्रकार से निकाली जाती है। अब देखिए, वस्तु अगर अविभाज्य है, जैसे अभी एप्पल की बात कर रही थी, हमने एप्पल की बात करी थी, तो पहली एप्पल के लिए 10 रुपए देने के लिए तैयार है, फिर 9 रुपए, तीसरे के लिए 8 रुपए, फिर 7 रुपए, फिर 6 रुपए और फिर 5 रुपए। और वास्तव में सारे ही एप्पल के लिए बाजार में रेट एक ही होती है, एप्पल हर एप्पल 5 रुपए का है। तो ये जो है ये कंज्यूमर सरप्लस है। तब जब वस्तु अविभाज्य है, जैसे एप्पल आधी नहीं मिल सकती, एप्पल आपको पूरी लेने पड़ेगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये देखिए 1, 2, 3, 4, ये देखिए ऐसे इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमने क्या किया, 1, 2, 3, 4 एंड 5, फिर आपका हो गया 6, 7, 8, 9 एंड 10। अब देखिए, ये तो अविभाज्य वस्तु है, इस स्थिति में उपभोक्ता की बचत होती है। अगर वस्तु विभाज्य है, जैसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटी जा सकती है, जैसे चीनी वगैरह है, तो यहां ये डिमांड कर्व है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, और ये प्राइस। तो ये मांग वक्र का जो नीचे वाला ये ऊपर वाला क्षेत्रफल है, मांग वक्र के नीचे वाला क्षेत्रफल, यही उपभोक्ता की बचत कहलाता है। इसको हम देखिए कैसे करके बताते हैं कि उपभोक्ता की बचत अविभाज्य वस्तु है। जैसे बहुत सारी वस्तुएं हैं विभाज्य, आप फ्रिज लेंगे तो पूरा मिलेगा, मोटरसाइकिल लेंगे तो पूरा मिलेगा, एप्पल लेंगे तो पूरा मिलेगा, टमाटर लेंगे तो पूरा मिलेगा, टुकड़ों में नहीं हो सकता। पर कुछ वस्तुएं टुकड़ों में हो सकती है, चीनी आप लेंगे तो टुकड़ों में हो सकती है, आटा लेंगे तो टुकड़ों में हो सकता है, चावल लेंगे तो बहुत टुकड़ों में हो सकता है। तो दोनों में ही उपभोक्ता की बचत निकाल सकते हैं। अब उपभोक्ता की बचत को निकालेंगे कैसे, इसको आप देखेंगे, अभी आपको करके बताते हैं। मान लीजिए देखिए, ये उपभोक्ता का मांग वक्र है या मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, डिमांड वक्र, और ये प्राइस। तो देखिए स्टार्टिंग में क्या होता है, उपभोक्ता पहली वस्तु के लिए ज्यादा मूल्य देने के लिए तैयार है, दूसरी के लिए और कम, तीसरी के लिए और कम, चौथी के लिए और कम, पांचवी के लिए और कम, और वास्तव में कीमत ये रहती है। तो ये देखिए ए बी X1, देखिए उपभोक्ता OX1 इकाई के लिए जो मूल्य देने के लिए तैयार है, उपभोक्ता क्या मूल्य देने के तैयार है, OABX1 वास्तव में जो देता है, जो मूल्य देता है
वास्तव में मूल्य देता है एक इकाई का इतना और OX इकाई का इतना, तो OPBX1, OPBX1। तो कंज्यूमर सरप्लस बराबर OABX1 माइनस OPBX1। यानी देखिए उपभोक्ता X वस्तु की X1 इकाई के लिए मूल्य देने के लिए तैयार है OABX1। कैसे? उपभोक्ता पहली इकाई के लिए इतना मूल्य देने के लिए तैयार है, दूसरी इकाई के लिए थोड़ा कम, तीसरी इकाई के लिए और थोड़ा कम। जैसे हम देखें ना, पहले एप्पल के लिए 10 रुपए देने के लिए तैयार था, दूसरे के लिए 9 रुपए, तीसरे के लिए 8 रुपए, चौथे के लिए 7 रुपए, पांचवे के लिए 6 रुपए, छठे के लिए 5 रुपए। तो उपभोक्ता जो मूल्य देने के लिए तैयार है 1 से लेकर 5 तक एप्पल के, 1 से लेकर 6 तक एप्पल के लिए, वो OABX1 देने के लिए तैयार है। और वास्तव में उपभोक्ता हर का 5 रुपए ही देता है, तो वास्तव में ये 30 रुपए ही देता है। देखिए पहले इकाई के लिए ये 10 रुपए देने के लिए तैयार है, 5 देने पड़े 5। देखिए फर्स्ट एप्पल के लिए 10 रुपए देने के लिए तैयार था, 5 ही देने पड़े, तो 5 उपभोक्ता की बचत हुई। दूसरे के लिए 9 रुपए देने के लिए तैयार था, 5 ही देने पड़े, 4 उपभोक्ता की बचत हुई। तीसरे के लिए 5 रुपए 8 रुपए देने के लिए तैयार था, चौथे के लिए 2 रुपए की उपभोक्ता की बचत हुई, पांचवी पर इसको 1 रुपए की उपभोक्ता की बचत हुई। तो कुल उपभोक्ता की बचत इसको हो गई 5 + 5 और 15। तो यहां देखिए उपभोक्ता जो कुल देने के लिए तैयार था वो मूल्य था OAB1X1, और वास्तव में जो देता है वो OPBX1 देता है। तो ये एक्स्ट्रा जो हुआ है, एक्स्ट्रा कितना हुआ है? ये एक्स्ट्रा हुआ है APB, यही कंज्यूमर सरप्लस कहलाता है। तो क्या है कंज्यूमर सरप्लस? किसी वस्तु के प्रयोग से वंचित रहने की अपेक्षा उसका जो मूल्य देने के लिए तैयार होता है और वास्तव में जो मूल्य देता है उसका अंतर ही उपभोक्ता की बचत होती है। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं उपभोक्ता की बचत को कि जो मूल्य देने के लिए तैयार था और वास्तव में जो देता है उसका अंतर ही उपभोक्ता की बचत कहलाता है। अब देखिए हमने जब इसको टेबल के रूप में बनाया था तो हमने अभी उसको डिस्कस किया था कि पहले वाले के लिए 10 रुपए देने के लिए तैयार था, दूसरे वाले के लिए 9 रुपए देने के लिए तैयार था, फिर 8 रुपए देने के लिए तैयार था, फिर 7 रुपए देने के लिए तैयार था, फिर 6 रुपए देने के लिए तैयार था, फिर 5 रुपए देने के लिए तैयार था, और सब पर 5 रुपए ही देने पड़ते हैं। तो ये कंज्यूमर सरप्लस है। तो देखिए पहले में 5 रुपए का कंज्यूमर सरप्लस, फिर 4 का, फिर 3 का, फिर 2 का, फिर 1 का, तो 5 + 4 + 3 + 2 + 1 वो का वही 15 कंज्यूमर सरप्लस हुआ। तो ये देखिए ये विभाज्य वस्तु है और विभाजित होने वाली वस्तु होती है, तो इसमें इस प्रकार का डायग्राम बनता है। तो ये हम कह सकते हैं कि कीमत से ऊपर मांग वक्र का जो भी क्षेत्रफल होता है उससे ही उपभोक्ता की बचत कहा जाता है। तो अब अगर आपसे उपभोक्ता की बचत के बारे में पूछा जाए तो आपको क्या करना है? ये कीमत से ऊपर, देखिए ये मांग वक्र और कीमत से ऊपर का जो क्षेत्रफल है वो पूरा का पूरा क्या कहलाता है? कंज्यूमर सरप्लस। क्लियर? जैसे उपभोक्ता यहां देने के लिए तैयार था OPQAB, तो कंज्यूमर सरप्लस उपभोक्ता जो देने के लिए तैयार था वो देने के लिए तैयार था OBAQ माइनस जो देता है OPAQ। तो कंज्यूमर सरप्लस कितना हो गया? BPA ABP, यानी जो ट्रायंगल बनता है उसको ही उपभोक्ता की बचत कहा जाता है। अब देखिए अलग अलग कंडीशंस में कंज्यूमर सरप्लस में क्या होता है उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। एक्स वस्तु की कीमत कम होने पर कंज्यूमर सरप्लस। देखिए स्टार्टिंग में आप देखेंगे ये एक्स वस्तु ये डिमांड कर और ये उपभोक्ता की प्राइस। तो पहले कंज्यूमर सरप्लस था ABP, ये Q। पूर्व में कंज्यूमर सरप्लस था ABP, अभी कराया जस्ट। एक्स वस्तु की कीमत कम होती है और उपभोक्ता B डैश पर आ जाता है और नई परिस्थिति में Q डैश वस्तु खरीदता है तो कीमत हो जाती है P डैश। तो देखिए कीमत कम होने पर कंज्यूमर सरप्लस में वृद्धि। देखिए कीमत कम होने के बाद कंज्यूमर सरप्लस कितना है? ये वाला AP1B1, AP1B1
पूर्व में कंज्यूमर सरप्लस, पहले कंज्यूमर सरप्लस था एपीबी, एबीपी, तो कंज्यूमर सरप्लस में चेंज क्या करेंगे, एपी1 बी1 से एपीबी घटाएंगे, इसको एपीबी भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, यूं ले लिया एपीबी, तो ये कंज्यूमर सरप्लस में वृद्धि हुई। अतः कंज्यूमर सरप्लस में वृद्धि आईपीपी1 बी1। अब देखिए, तो इसका मतलब है कि यदि एक्स वस्तु की कीमत कम होती है तो उपभोक्ता की बचत बढ़ेगी। अब देखिए, उपभोक्ता की जो बचत है उस बचत में दो प्रकार से वृद्धि हुई। क्या हुआ, पहली चीज, उपभोक्ता OQ मात्रा खरीदता था, अब OQ1 मात्रा खरीद रहा है। तो देखिए, कीमत में कमी से कंज्यूमर सरप्लस में वृद्धि, कीमत घटने से कंज्यूमर सरप्लस बढ़ा, मान लो ये बिंदु है E, ये वाला बिंदु है ना, ये वाला AB, ये वाला बिंदु मान लिया C। तो कीमत कम होने से कंज्यूमर सरप्लस बढ़ा PP1CB, ये कंज्यूमर सरप्लस तो कीमत कम होने से बढ़ा, तो कीमत कम हुई, पहले इतनी ले रहे थे, कीमत कम हुई तो कंज्यूमर सरप्लस बढ़ा। अब मांग और ज्यादा ले ली, पहले OQ मात्रा ही खरीदते थे, अब Q1 मात्रा खरीद रहे हैं, तो देखिए Q1 अतिरिक्त मात्रा से, मात्रा के क्रय से कंज्यूमर सरप्लस में वृद्धि, ये हुई आपकी CBB1। तो कुल कंज्यूमर सरप्लस में वृद्धि, कुल कंज्यूमर सरप्लस बढ़ा P1 B1। तो यानी देखिए, ये वाला जो हिस्सा है कंज्यूमर सरप्लस का, ये तो कीमत कम होने से बढ़ा, और ये वस्तु ज्यादा खरीदी ना, एक्स वस्तु ज्यादा खरीदी, इसकी वजह से बढ़ा। तो कहने का तात्पर्य है कि यदि किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो उपभोक्ता का कंज्यूमर सरप्लस, उपभोक्ता की बचत बढ़ जाती है। दो कारण से बढ़ जाती है, एक तो उतनी ही मात्रा पर पहले से ज्यादा उपभोक्ता की बचत मिलती है, दूसरा जब कीमत कम होती है तो उपभोक्ता उस वस्तु की थोड़ी ज्यादा मात्रा लेता है, इस वजह से भी उपभोक्ता की बचत में वृद्धि होती है। दूसरी चीज देखिए, एक्स वस्तु की कीमत में होने वाली वृद्धि के साथ कंज्यूमर सरप्लस में क्या प्रभाव पड़ता है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। एक्स वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर कंज्यूमर सरप्लस में कमी। देखिए, मान लीजिए ये उपभोक्ता की बजट लें, ये उपभोक्ता का मांग वक्र है, और स्टार्टिंग में ये A, ये B, ये Q, ये P। पूर्व में कंज्यूमर सरप्लस पाई मांग वक्र के नीचे का क्षेत्रफल ABP, ABP। जब कीमत P से P1 हो जाए, तो देखिए मान लो कीमत हो गई P1, इस कीमत बढ़ने पर कंज्यूमर सरप्लस Q डैश हो गया। कीमत बढ़ी तो मात्रा, पहले OQ खरीदता था एक्स वस्तु की, अब मात्रा खरीद रहा है OQ1, और ये मान लीजिए A, P, P1, B1 और C। जब कीमत P से P1 हो जाए तो कंज्यूमर सरप्लस में कमी। देखो, अब पहले कंज्यूमर सरप्लस था APB, और अब है AP1 B1। अब इतना से ही बचा ना, क्योंकि कीमत बढ़ गई तो कंज्यूमर सरप्लस पहले ये था, अब कम हो गया, तो आया AP1 B1। तो कंज्यूमर सरप्लस में कमी, ये कमी हुई PP1 B1 B। ये पूरा का पूरा जो है ना, ये वाला एरिया, ये कंज्यूमर सरप्लस घटा। अब देखिए, कंज्यूमर सरप्लस में दो प्रकार से घटत हुई। कीमत, देखिए कीमत बढ़ने से कंज्यूमर सरप्लस में कमी, कीमत बढ़ने से यही P1 B1 C, P1 B1 C। मात्रा कम लेने से, कम खरीदने से कंज्यूमर सरप्लस में कमी। अब उसने क्या किया, कीमत बढ़ गई, तो पहले ये OQ मात्रा लेता था, अभी OQ1 मात्रा ही लेता है, तो ये मात्रा कम लेता है, इसकी वजह से कंज्यूमर सरप्लस इसका घट जाता है, और वो घटता है कितना, CB1B। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो
कुल कंज्यूमर सरप्लस में कमी, कुल कंज्यूमर सरप्लस घटता है, ये और ये जोड़ेंगे तो आएगा कुल कंज्यूमर सरप्लस में कमी होगी P1B1B। इस प्रकार से यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो कंज्यूमर सरप्लस घटता है, और कीमत घटती है तो कंज्यूमर सरप्लस बढ़ता है। अब देखिए कंज्यूमर सरप्लस का माप कैसे कर सकते हैं, उपभोक्ता की बचत को किस प्रकार से माप सकते हैं, इसके सूत्र के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए अगर ये आए पहला तो उपभोक्ता की बचत कंज्यूमर सरप्लस, नंबर एक सूत्र, उपभोक्ता वस्तु का जो मूल्य देने को तैयार है, उपभोक्ता के द्वारा वास्तव में वस्तु का जो मूल्य दिया जाता है, ये एक चीज हुई। ये हम पहले कर चुके हैं, कल वाले परिभाषा में भी हमने देखा था कि किसी वस्तु के प्रयोग से वंचित रहने की अपेक्षा उपभोक्ता जो उसका मूल्य देने के लिए तैयार होता है और वास्तव में जो मूल्य देता है उसका अंतर ही उपभोक्ता की बचत होती है। दूसरा उपभोक्ता की बचत को निकाल सकते हैं हम कंज्यूमर सरप्लस, कुल उपयोगिता, कोई वस्तु की कुल उपयोगिता कितनी है, टोटल यूटिलिटी, माइनस मार्जिनल यूटिलिटी इंटू क्वांटिटी, यानी वस्तु की सीमांत उपयोगिता कितनी है, या हम बोल सकते हैं वस्तु की कीमत कितनी है और उसकी खरीदी गई मात्रा कितनी है। हम इसको यूं लिख सकते हैं, वस्तु की कीमत गुणा खरीदी गई मात्रा। तीसरा मेथड हो सकता है कंज्यूमर सरप्लस का, वस्तु से प्राप्त कुल उपयोगिता माइनस वस्तु को खरीदने में किया गया कुल त्याग। यह भी एक तरीका है। टोटल यूटिलिटी से आप टोटल यूटिलिटी में से टोटल सैक्रिफाइस को आप घटा देंगे तो भी आपको क्या मिल जाएगा, कंज्यूमर सरप्लस मिल जाएगा। क्लियर? या किसी वस्तु, एक और तरीके से हम निकाल सकते हैं, किसी वस्तु के मांग मूल्यों का योग, यानी किस किस रेट पर कितनी कितनी मांगी जा रही है, माइनस वस्तु की वास्तविक कीमत। एक ही बात है, कैसे भी निकालो आप, कौन से भी मेथड से आप कंज्यूमर सरप्लस निकालिए, चाहे आप टोटल यूटिलिटी माइनस प्राइस गुना क्वांटिटी कर दीजिए, माइनस या टोटल यूटिलिटी माइनस मार्जिनल यूटिलिटी मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, या हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु से मिलने वाली कुल उपयोगिता और उस वस्तु को खरीदने में जो किया गया कुल त्याग है, उन दोनों का अंतर ही उपभोक्ता की बचत होती है। तो हमने कई तरीकों से उपभोक्ता की बचत निकाली जा सकती है। किस प्रकार से उपभोक्ता की बचत निकाली जाती है, सामान्य रूप से किसी भी वस्तु के लिए जो मूल्य हम देने के लिए तैयार होते हैं और वास्तव में जो मूल्य हमें देना पड़ता है, उन दोनों का अंतर ही उपभोक्ता की बचत कहलाता है। तो बहुत आसानी से आप उपभोक्ता की बचत के सिद्धांत को देख सकते हैं। अब हम थोड़ी सी डिस्कस करते हैं कि क्या कारण है कि उपभोक्ता की बचत पैदा होती है। पहला कारण उपभोक्ता की बचत पैदा होने का कारण है कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लगता है। जैसे जैसे कोई वस्तु हमारे पास बढ़ती चली जाती है, उसकी एक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता गिरती हुई चली जाती है। यही कारण है कि जैसे जैसे उपभोक्ता किसी वस्तु की अधिक मात्रा लेता है, उस पर जो मूल्य वह देने के लिए तैयार होता था और जो वास्तव में मूल्य देता है, उसमें अंतर होता है। यही कारण है। अगर मान लीजिए वस्तु की सीमांत उपयोगिता गिरे ही नहीं, तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता की बचत कुछ प्राप्त ही नहीं होगी। दूसरी चीज यह है कि उपभोक्ता की मांग की लोच जो है, वह भी उपभोक्ता की बचत को प्रभावित करती है। हम एक चित्र के माध्यम से उसको बात करेंगे। दूसरा, किसी भी वस्तु का बाजार में हम देखते हैं तो एक ही मूल्य विद्यमान होता है। जैसे हम एप्पल लेने जा रहे हैं तो हर एप्पल 5 रुपए की है। उपभोक्ता पहले एप्पल के लिए 10 रुपए देने के लिए तैयार है, दूसरी एप्पल के लिए 9 रुपए देने के लिए तैयार है, तीसरी एप्पल के लिए 8 रुपए देने के लिए तैयार है। पर बाजार में हर एप्पल 5 रुपए की मिल रही है। अगर उसमें भी रेट अलग अलग हो कि एप्पल वाला के मैं पहली एप्पल 10 रुपए की दूंगा, दूसरी एप्पल 9 रुपए की दूंगा, तीसरी एप्पल 8 रुपए की दूंगा, चौथी एप्पल लोगे तो 7 रुपए की दूंगा, तो कंज्यूमर सरप्लस मिलेगा ही नहीं। पर सामान्य रूप से किसी भी वस्तु का बाजार में एक ही मूल्य
विद्यमान होता है, जैसे हर माल 10 रुपए का, हर माल 50 रुपए, इस प्रकार से हम ये मानते हैं कि बाजार में मूल्य में घटत बढ़त नहीं होती है। तो जो अतिरिक्त मूल्य जो पहली इकाई और दूसरी इकाई के लिए उपभोक्ता देने के लिए तैयार होता है, उस पर उसको उपभोक्ता की बचत मिलती है। तीसरा, बाजार में जो किसी वस्तु का मूल्य लिया जाता है, वो उसकी सीमांत इकाई की उपयोगिता के बराबर लिया जाता है। क्योंकि सीमांत उपयोगिता गिरती होती है, तो जो अंतिम इकाई की प्राप्त सीमांत उपयोगिता होती है, प्राय मूल्य उसके बराबर ही लिया जाता है। तो उनसे पहले वाली जितनी भी सीमांत इकाइयां हैं, उन पर जो अतिरिक्त मिलता है, उसे ही उपभोक्ता की बचत कहते हैं। तो मुख्य रूप से 3 कारण इसके हम कह सकते हैं। पहला कारण तो यह है कि सीमांत उपयोगिता हाथ नियम लगती है। दूसरा कारण है कि बाजार में वस्तु का मूल्य एक समय में समान रहता है। और तीसरी बात यह है कि जो बाजार में मूल्य होता है, वो अंतिम इकाई की सीमांत उपयोगिता के बराबर होता है, जबकि उससे पहले की इकाई जो इकाइयां उपभोक्ता को मिलती है, उस पर उसको ज्यादा सीमांत उपयोगिता मिलती है। यही कारण है कि उपभोक्ता की बचत पैदा होती है। तो मैं समझता हूं इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाए होंगे कि उपभोक्ता की बचत क्या होती है। अब हम बात कर रहे थे कि मांग की लोच के हिसाब से भी अगर हम उपयोगिता को देखें, उपभोक्ता की बचत को देखें, तो थोड़ा सा हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। यदि वस्तु देखिए, 3 प्रकार की चीज हो सकती है। ये इकाई लोचदार है, दूसरा कर्व है वो इकाई से अधिक लोचदार है, और तीसरा कर्व है वो इकाई से कम लोचदार है। अलग अलग कर्व पर एक ही रेट पर देखिए सीमांत उपयोगिता और देखेंगे, तो ये मान लीजिए मैं एक ही रेट ले लेता हूं। तो देखिए पहले वाले पर जहां इकाई के बराबर है, उस पर ये उपभोक्ता की बचत इतनी है। जो इकाई से अधिक है उसमें देखिए उपभोक्ता की बचत, और जो इकाई से कम लोचदार है इनमें, तो अलग अलग मांग की लोच के हिसाब से उपभोक्ता की बचत भी अलग अलग हो सकती है। यदि वस्तु का जो मांग की लोच है वो अनंत लोचदार होती है, तो उस पर कोई कंज्यूमर सरप्लस इस पर 0 होता है। या अगर वस्तु की मांग की लोच शून्य है, डिमांड कर भी इस प्रकार का है, तो यहां पर भी कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा, 0 होगा। यानी अगर 0 है, कोई वस्तु की मांग की लोच 0 है या अनंत है, तो वहां पर उपभोक्ता की बचत नहीं होगी। बाकी वस्तुओं पर जो उपभोक्ता की बचत होगी वो डिपेंड करती है मांग की लोच के आधार पर। तो मैं समझता हूं इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाए हैं कि वास्तव में उपभोक्ता की बचत किसे कहा जाता है और उपभोक्ता की बचत क्यों होती है, क्या इसकी मान्यताएं हैं। तो लगभग मैंने इस वीडियो में मार्शल की सारी विधि को इसमें कवर करने का प्रयास किया है कि बहुत ज्यादा वीडियो न बने, आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा ज्ञान अर्जित कर पाए, ये हमारा प्रयास है। तो मैं समझता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी रहेगा। धन्यवाद।